हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पूरा चित्र से पढ़ेंगे और समझेंगे हम कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाता है, कौन सा तालु, कौन सा मूर्धा, कौन सा दंत और कौन सा ओष्ठ। ठीक है, जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वर्णमाला की शुरुआत का लेक्चर, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, और जिसने भी पहला चैप्टर नहीं देखा है वो ही प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। देखो उसमें पूरा मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, और आप देखेंगे खुद कहेंगे कि किस प्रकार आपको सरलता से वीडियो देखते ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और जो जो क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में वो पूरा मैंने कवर करवाया है। तो पहले की वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है और मज़ा आता है वीडियो देखने में बिना बोरियत के साथ, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हवा जो है वो फेफड़ों से बनती है और सबसे पहले कंठ को छूती है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, किन किन का उच्चारण स्थान कंठ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंठ। देखिए, तो का वर्ग पूरा आता है आ, बड़ा आ, आहा और हा। देखिए, तो का वर्ग आ, बड़ा आ, आहा और हा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ है। यानी जब भी इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमेशा हवा जो है वो कंठ से होकर सीधे बाहर निकल जाती है। जैसे जब आ कहिए आ, तो आ में पूरा मुख खुला रहता है और कंठ में हवा टकराती है और सीधे बाहर निकल जाती है, इसलिए आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। आहा भी जब हम बोलते हैं तो भी जो हवा है वो कंठ में टकराती है और बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार हा, देखिए हा के लिए ऑप्शन मिलता है कंठ या फिर कंठ के भीतर, ये भी ऑप्शन मिल सकता है। देखिए, अब हम देखेंगे अगला तालु। तो देखेंगे हम तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। कंठ के बाद दूसरा कौन सा आता है? तालु आता है, जो मूर्धा के नीचे रहता है और कंठ के ऊपर रहता है। याद रखना, यहाँ मूर्धा है, यहाँ कंठ है और बीच में तालु है। देखिए, इसमें आता है चा वर्ग, छुटी, बड़ी, या और सा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, क्योंकि का वर्ग के बाद आता है का वर्ग कंठ से और चा वर्ग तालु से है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, छुटी, बड़ी, या और सा। तो याद रखिए आप लोग ईस या फिर यस, ईस या फिर यस। तो जितने भी इसमें वर्ण हैं सभी तालु से बोले जाते हैं। देखिए, या और सा भी तालु से बोले जाते हैं। या किस में से आता है? अंतस्थ व्यंजन का है पहला, और सा सलजम वाला सा ये ऊष्म व्यंजन का पहला वर्ण है, तो दोनों ये तालु से बोले जाते हैं। और छुटी, ई, बड़ी दोनों तालु से बोले जाती हैं, और सा। ठीक है, याद रखेंगे सलजम वाला सा। तो छुटी, बड़ी, या और सा तालु से उच्चारित किए जाते हैं। देखिए मूर्धा, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं याद करने के लिए मैंने बताया था। मूर्धा कैसे याद करेंगे? तालु के बाद आता है ऊपर मूढ़, मूढ़ के नीचे जस्ट नीचे मूर्धा। तो मूर्धा के दो इस तरफ आते हैं और दो इस तरफ आते हैं, यानी कि दंत और ओष्ठ इस तरफ और तालु और कंठ इस तरफ। तो हम देखें कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें। देखिए, टा वर्ग, ऋषि और सा। ये टा वर्ग तो आपको याद होगा, बताया था मैंने। तीसरा वर्ग कौन सा होता है? टा वर्ग, वह मूर्धा से बोला जाता है। लेकिन अब हमें याद करना है ऋषि। देखिए, जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनि इस प्रकार लिखा जाता है। उनकी जो खोपड़ी होती है, उनका जो मूड होता है, उसमें बहुत पावर रहती है ना, बहुत पावरफुल रहता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। तो याद रखना, मूड के नीचे कौन है? मूर्धा है। तो ऋषि का रि और इसका सा दोनों कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। ऋषि बस याद कर लीजिए, इससे आपको याद रहे बना रहेगा। ऋषि का रि और सा दोनों मूर्धा से बोले जाते हैं, और बहुत क्वेश्चन आता है और हमेशा कन्फ्यूजन में जाता है, इसलिए आपको याद रखना है इसी तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये। देखिए दंत,
दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, दंत मूर्धा के बाद आता है और इसमें मैंने बताया था आपको दंत में ता लगा हुआ है, तो कौन सा वर्ग आएगा, इसमें ता वर्ग तो आना ही आना है। ठीक है, बस केवल दंत से ता वर्ग उच्चारित किया जाता है। देखिए कभी कभार आपको याद रखना है, सा के लिए ऑप्शन में दंत मूल नहीं मिलता है, तो फिर आपको याद रखना है आपके ऑप्शन में होगा दंत, तो आपको दंत लगाना है सा के लिए, यदि दंत मूल ना मिले तब। देखिए अब देखेंगे हम दंत मूल। तो दंत मूल, दंत धन मूल, मूल मीन्स जड़, यानी दांत की जहां जड़ होती है, इसका मतलब मसूड़ा। ठीक है, देखिए दंत मूल को मसूड़ा भी कहते हैं और वर्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो याद रखेंगे इन तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो देखिए दंत मूल में कौन कौन से आते हैं। दंत मूल में रा, ला, और देखिए इसमें सा भी आता है। याद रखना है आपको, इसमें सा भी आ जाता है। तो याद रखना है सरला या सरल, सरला या सरल। तो दंत मूल से उच्चारित किया जाता है सरला को, सा और ला और ला। याद हो गया होगा आपको। अब देखिए अगला देखेंगे हम ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। तो देखिए ओष्ठ मतलब होंठ। देखिए जब भी कोई वर्ण बोला जाता है तो उसमें कोई ना कोई भाग जरूर काम करता है, लेकिन जो पा वर्ग होता है, पा वर्ग में पूरा होंठ काम करते हैं दोनों। जब भी उच्चारित होते हैं, यदि एक होंठ कट जाए आपका तो पा वर्ग आप नहीं बोल सकते हैं, यानी पा, फा, वा, भा, मा, इसको बोल के देखिए आप, दोनों होंठ काम करते हैं। यदि एक होंठ पकड़ लेंगे आप लोग तो फिर पा वर्ग नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए कौन कौन आते हैं इसमें। पा वर्ग तो आपको पता ही है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। ठीक है, देखिए जब हम ऊ बोलते हैं तो ऊ में होंठ गोल हो जाते हैं, यानी ऊ और बड़ा ऊ बोलने में होंठों का काम होता है, इसीलिए ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, यानी कि होंठ। आगे देखेंगे अब हम। अब देखिए ए और आय। ए और आय का उच्चारण स्थान क्या है। पहले आप लोग मुझे ये बताइए ए बनता किससे है। तो देखिए अभी आप लोग संधि में पढ़ेंगे ऐसे, ए आ धन ई, आ प्लस ई, कहकर देखिए आई, आई, ए का साउंड निकल रहा है ना, तो आ और ई के मेल से ए बनता है। अब बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या है। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है। ई का उच्चारण स्थान बताया था मैंने, ईस, इसका उच्चारण स्थान है तालु। तो ए और आई किससे बोले जाएंगे, कंठ प्लस तालु। ठीक है, कंठ प्लस तालु। तो ए और आय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो आप लोगों को याद रखना है। अब आगे देखेंगे हम। अब देखिए ओ, आओ और ओ, इनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए पहले हम देखेंगे ओ बनता किससे है। तो ओ बनता है आ प्लस ऊ से। किससे बनता है, आ प्लस ऊ से। अब बताइए आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, अभी पढ़ा था आपने, ओष्ठ है। तो आ और ऊ के योग से बनेगा जब ओ, तो इसे बोलने में दोनों काम करेंगे, कंठ भी काम करेगा और ओष्ठ भी काम करेंगे, यानी ओ आओ औ बोला जाता है कंठ प्लस ओष्ठ से, जिसे कंठोष्ठ कहते हैं। देखिए तो कंठ प्लस ओष्ठ यानी कि कंठोष्ठ। ठीक है, अगला देखेंगे अब वा। वा का उच्चारण स्थान मैंने बताया था आपको,
वाक् कौन बोल पाता है? वाक् किसने बनाया है? जिसके ऊपर वाले दांत निकले हुए हैं, यानी कि जिसके ऊपर वाले दांत निकले होते हैं वो वाक् का शुद्ध उच्चारण कर पाता है। तो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होंठों से, दोनों से वाक् का उच्चारण होता है। तो देखिए दंतोष्ठ कहेंगे। यदि आ जाए क्वेश्चन बताइए वाक् का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ, यानी कि दांत प्लस ओष्ठ, या फिर आपको मिलेगा ऑप्शन में ऊपरी दांत प्लस निचला होंठ। तो याद रखिए। आगे देखेंगे अब हम। देखिए नासिका या नासिक। नासिका या नासिक का मतलब क्या होता है? जो मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाते हैं, यानी जिनके बोलने में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? जिसमें हल्का सा ना की ध्वनि रहती है। अंग, अंगा, इया, अणा और मा। आपने पढ़ा है जो पांचवा कॉलम होता है, इस प्रकार से जो पांचवा कॉलम होता है, पांचवा नासिक के व्यंजन वाला कॉलम होता है। तो जितने भी हैं अंग, इया, आड़ा, ना और माँ, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं पांचवें कॉलम में। और अंग में भी ना की ध्वनि निकलती है, इसलिए अंग भी नासिक वर्ण में आता है। ठीक है, तो नासिक में ये 6 आते हैं। अब हम पूरा चित्र देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। मैंने आपको बताया है जो कंठ यहाँ होता है, कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं? छोटा, बड़ा, आहा और हा। ठीक है, और का वर्ग पूरा कंठ से, का से का और का से कंठ। ठीक है, अब देखिए ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का, ए किससे मिलकर बनता है? आ और ई से। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ए और आई किससे बोले जाते हैं? कंठ प्लस तालु से। देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई तालु है तो कंठ प्लस तालु, इसलिए ए और आई बोले जाते हैं। देखिए अब तालु का उच्चारण स्थान, वो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, चावर्ग, या और सा। यस याद रखिए और ई से याद रखिए, तो आपको बना रहेगा जे बोले जाते हैं तालु से। अब देखिए मूर्धा से टावर्ग बोला जाता है। और ऋषि याद रखिए, ऋषि का री और इसका सा, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। अब देखिए दंत से तावर्ग और सा। यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है आपको तो फिर दंत लगाना है। और दंत मूल से रा और ला। देखिए रा कैसा है? रा है लुंठित व्यंजन, और ला कैसा है? ला पार्श्विक है। कल मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल में। यदि आपने नहीं देखी है वीडियो वो, तो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया है अंत्यस्थ कौन कौन से होते हैं, और रा को लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं, और ला को पार्श्विक व्यंजन क्यों बोला जाता है। अब देखिए वा का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ। अब देखिए छोटाऊ, बड़ाऊ और पावर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ, और कंठ प्लस ओष्ठ से ओ, आ और औ बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा इनमें। और पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, इससे पक्का डेफिनेट। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए। जिसे भी कुछ भी डाउट हो रहा हो यदि, तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हम इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है, पढ़ा है आपने, ध्वनि या वर्ण होता है। यदि ध्वनि दिया हो ध्वनि लगाइए, यदि वर्ण दिया हो तो वर्ण। देखिए वर्ण, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, तीसरा ऑप्शन है शब्द गणना को, और चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए पहला ऑप्शन दे दिया उसने शब्द समूह को, लेकिन शब्द समूह को नहीं कहते हैं, या वर्णों के समूह को दे सकता था, या वर्णों के क्रम को दे रहा है इस समय ऑप्शन में। तो वर्णों के क्रम को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ से, यानी का वर्ग होगा पूरा। तो देखिए का वर्ग का खा, यही है पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए चौथा, स्थान के आधार पर बताइए
कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य में कौन से आते हैं आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए। मूर्ध के नीचे मूर्धा और मूर्धन्य में तीसरा वर्ग आता है। तीसरा वर्ग कौन सा होता है? टा वर्ग। तो देख लीजिए टा वर्ग का टा ठा डाढ़ा आड़ा किस में है? देखिए गा घा ये का वर्ग है, नहीं होगा। जा झा ये चा वर्ग है, नहीं होगा। यहाँ डा ढा देखिए टा ठा डा ढा आड़ा, तो यही होगा। ठीक, अब देखिए अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? छोटा आ बड़ा आ। ये देखिए जो स्वर होते हैं स्वर अल्प प्राण में आते हैं, तो आ और आ हो सकता है। अब देखिए का और गा, तो पहला जो कॉलम है वो अल्प प्राण होता है, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा और पांचवा अल्प है। तो का किस कॉलम में है? का है पहले कॉलम में, तो का किस में आएगा? अल्प प्राण में। और गा किस में है? गा तीसरे कॉलम में है, तो जे किस में आएगा? जे भी अल्प प्राण में आएगा, तो जे सही है। जे भी सही हो सकता है। ठीक है, आ और बड़ा। इन्होंने यहाँ पर छोटा बड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पर इन्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो पूछ रहे हैं केवल व्यंजन में। व्यंजन में बताइए अल्प प्राण कौन से हैं? तो व्यंजनों में अल्प प्राण है का और गा, लेकिन छोटा बड़ा भी अल्प प्राण में आते हैं। सभी जितने भी स्वर हैं ये सभी अल्प प्राण में आते हैं और उसमें सघोष में आते हैं। देखिए अब छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के मतलब जो नाक से बोले जाते हैं, तो पांचवा कॉलम सभी नासिक में आते हैं। कौन सा है? इसमें इंगिया है। अब देखिए ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आय बताइए क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं? नहीं कहलाते हैं। मूर्धन्य कहलाते हैं? बताइए आप लोग। मूर्धन्य में भी नहीं है, क्योंकि आ का कुल मिलाकर वो पूछना चाहता है उच्चारण स्थान बताइए इसका। तो ए कैसे बनता है? ए बनता है आ प्लस ई से। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ प्लस तालु। तो देखिए इसमें कंठ प्लस तालु कौन सा है? डी ऑप्शन, कंठ प्लस तालब्य। तालु को संस्कृत में कहा जाता है तालब्य। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोग बाह्य वर्ण कौन से हैं? पहले बताइए अयोग बाह्य का मतलब क्या होता है? आ धन योग धन बाह्य, आ मीन्स नहीं, योग मीन्स योग, जिसका किसी के साथ योग ना हो, यानी कि ना तो वो स्वर में आए ना व्यंजन में आए। कौन से होते हैं? अंग और आहा होते हैं। ठीक है, क्योंकि आ बनता है, अंग बनता है आ और उसके ऊपर बिंदी रखने से, इसी प्रकार आहा का निर्माण होता है। ये अयोग बाह्य में आते हैं, तो अंग और आह बताया था मैंने। और अंग केवल इसे अनुस्वार कहा जाता है, क्योंकि जो अंग बनता है वो अनु मीन्स फॉलो करना या पीछे आना, और स्वर मीन्स स्वर के, क्योंकि आ जो होता है स्वर, स्वर में बिंदी लगा दी जाती है जिससे कि अंग बन जाता है, इसीलिए इसे अनुस्वार कहा जाता है। अब देखिए निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व मीन्स दो वर्ण होने चाहिए सेम सेम। तो देखिए यहाँ पुणे में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, दिल्ली, देखिए दिल्ली। अब बताइए सा सा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सभी जो सा वाले होते हैं सभी ऊष्म में आते हैं। ठीक है, कौन से? ऊष्म में, तो ये हो जाएगा संघर्षी। ठीक है, संघर्षी या ऊष्म। अब देखिए निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा और गा नहीं है, ऊ और ऊ नहीं है, ए और आओ नहीं है, सा और सा नहीं है। देखिए इसमें खा में बिंदी लगी है, आपको दिख रही है, और गा में भी बिंदी लगी है। तो जो बने हुए हैं ये बने हुए हैं बाद में बिंदी लगा करके, और ये अरबी और फारसी शब्द, अरबी और फारसी वर्ण है। ठीक है, तो ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? नवीन है इसमें और आगत है। अब देखिए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष या सघोष एक ही बात है, तो आपको याद आना चाहिए तुरंत ही, पहले के दो कॉलम अघोष में आते हैं और अंतिम तीन कॉलम सघोष में आते हैं। तो देखिए अब का और खा दोनों किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। चा भी अघोष में आएगा। माँ पांचवें नंबर का है, यानी कि तीन आखिरी कौन से होते हैं? जो होते हैं सघोष या घोष। तो यही सही होगा, जी गलत होंगे। ठीक है, जी गलत होगा।
अब देखिए अमानक वर्ण कौन सा है, 13वां नंबर अमानक वर्ण। इसमें खा इसको मान्यता प्राप्त है, हिंदी का है। धा इसको मान्यता प्राप्त है। ये जो बना हुआ है ये अमानक है, यानी कि इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए का खा वो का गा जा फा, इसमें बिंदी लगी हुई है नीचे। ध्वनियाँ किसकी है, तो देखिए संस्कृत की नहीं है। अरबी फारसी, हाँ अरबी फारसी की है, ठीक है। अंग्रेजी की नहीं है और दक्षिण भाषाओं की नहीं है, तो अरबी फारसी की है। अब देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, मूलतः वर्णों की संख्या है 52, लेकिन यदि उच्चारण के आधार पर कह दे वो तो 45 और लेखन के आधार पर 52। अब देखिए छा, ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, तो मूल स्वर नहीं, घोष वर्ण नहीं, किस में आएगी, संयुक्त वर्ण में आती है, ठीक है। छात्रा ज्ञा और श्रा ये सभी संयुक्त वर्ण होते हैं और 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। अब देखिए हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका है का के बाद आता है, क्योंकि ये बनता किससे है, का हलंत प्लस सा, इसीलिए इसका क्रम जो है हिंदी शब्दकोश में वो का के बाद रखा गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ज्ञा संयुक्त व्यंजन में बताया था मैंने, ज्ञा किससे बनता है, जा हलंत प्लस इञ। तो देखिए पहले ऑप्शन में जा प्लस इञ है, तो यही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ऑप्शन में देता है वो बिना हलंत का, और यही लोग वक्त जल्दबाजी में गलती करते हैं। तो आपको याद रखना है ज्ञा जा हलंत प्लस इञ, हलंत जरूर लगाना है कहते हुए भी, जिससे आपको याद बना रहे। अब देखिए अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष छोटा नहीं है। अब देखिए जा, आप बताइए जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन में पहले के 2 कॉलम अघोष में आते हैं और अंतिम 3 कॉलम सघोष में आते हैं। तो जा कौन से कॉलम में आएगा, जा पहले बताइए किस वर्ग में आएगा, जा चा वर्ग में आएगा, और चा छा जा, ठीक है, यानी तीसरे कॉलम में आएगा। तीसरा कॉलम कौन सा होता है, जिस सघोष का होता है, ये भी गलत है। देखिए हा किस में आता है, ये होता है संघर्षीय ऊष्म व्यंजन। तो आप बताइए हा जो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो सघोष में होते हैं या अघोष में होते हैं, तो पहले अंतस्थ से याद रखिए, अंतस्थ अल्प में आता है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा महा में। और यदि सघोष में देखें तो वो अंतस्थ यदि अल्प है तो वो सघोष है, और ये ऊष्म जो है वो अघोष है। लेकिन जो हा होता है वो सघोष है, साथ साथ महाप्राण है। बताया था मैंने, सनी देओल जो है जब वो बोलता है तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और कंपन में बहुत अधिक होता है घोषणा के साथ, इसलिए ये सघोष है और महाप्राण है। अब देखिए सा लेकिन महाप्राण है और अघोष है, ठीक है, क्या है, सा अघोष है। अब देखिए घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा पहले किस वर्ग में आता है, ये आता है का वर्ग में, और तो किस में आएगा, ये आएगा कंठ में। अब देखिए इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त कौन सा है, छत्रज्ञा और श्रा, तो डा नहीं है, ज्ञा है। देखिए निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दांत से नहीं बोला जाता और कहीं से भी बोला जाए, तो दांत से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, दांत से पूरा ता वर्ग बोला जाता है। तो देखिए ता है, ता था दा धा ना, और ना है, दा है, टा नहीं है। टा कहाँ से बोला जाता है, टा वर्ग पूरा मूर्धा से बोला जाता है। अब देखिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकारांत, ठीक है। छोटा आ आए जिनके अंत में उन्हें कहा जाता है अकारांत, और जिनके बाद में बड़ा आए उन्हें कहते हैं आकारांत। अब देखिए छा वर्ण किसके योग से बना है, तो का हलंत प्लस सा, तो का हलंत प्लस सा पहले ऑप्शन में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। यदि दे दे वो उच्चारण के आधार पर तो 10 होगी और लेखन के आधार पर 13 होगी, लेकिन यदि केवल स्वरों की संख्या कहे तो 11 होती है। अब देखिए निम्न में कौन स्वर नहीं है, बताइए, आ है, ऊ है, ए है, इंग नहीं है, इंग आता है व्यंजन में। देखिए अब निम्न में कौन टा वर्ग नहीं है, टा ठा डा ढा आड़ा, तो ठा है,
ढा है, अणा है, घा नहीं है। घा किस में आता है? का वर्ग में आता है। का खा गा घा अंगा। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है कुल 33। यदि 35 देता तो 35 हो जाती, 35 ने दिया है तो 33। देखिए निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च मीन्स पीछे आए। कौन सा पश्च स्वर है? ये है बड़ा। देखिए अब अगला, निम्न में कौन अयोग्य है? अयोग्य मतलब इसका योग ना हो, तो कौन अयोग्य है? विसर्ग है या फिर महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है या अल्पप्राण है। बताया था मैंने, अनुस्वार प्लस विसर्ग दोनों होते हैं अयोग्य है, अंग और आहा। अब देखिए छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। पहले ये बताइए आप लोग, छा आता किस में है? चा वर्ग में आता है, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दूसरा किस में आता है? तालु। तो तालु में आएगा, यानी कि तालब। निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो क्षत्रज्ञ और श्रा, जिस सा नहीं है। सा किस में आता है? ऊष्म व्यंजन में। अब देखिए तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? पूरा चा वर्ग, चा छा जा झा इंग। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? ये है अंतस्थ। ठीक है, याद रखिए अंतस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक मतलब होता है, अनु मीन्स फॉलो करना, पीछे चलना, या नासिका मतलब नाक के, यानी जो वर्ण मुंह के साथ साथ नाक से भी बोला जाता है वो कहलाता है अनुनासिक। तो लिखा हुआ है इसमें केवल नाक से, केवल मुंह से नहीं, केवल नाक से नहीं, नाक और मुंह दोनों से। अब देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो पता है आपको, जो 5वां कॉलम होता है उसमें सभी जो बोले जाते हैं वो मुंह के साथ साथ नाक से बोले जाते हैं और नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ। देखिए और, ए, का, ता, तो कौन सा है? और। इसमें आओ किससे बोला जाता है? कंठ प्लस ओठ से, क्योंकि औ किससे बनता है? ओ बनता है आ प्लस ऊ से। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होठ, इसलिए कंठोष्ठ। अब देखिए भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, यही है। ठीक है, पहले ध्वनि, उसी को कहा जाता है वो ध्वनि और या वर्ण। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद कौन बनता है? अक्षर बनता है। अक्षर से शब्द या शब्द को ही पद कहा जाता है, और पद से पदबंध, और पदबंध के बाद उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद वाक्य। इसके बारे में पीछे मैंने पूरे डिटेल से बताया है। नामांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो क्या है? पहले कंठ से, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से। तो देखिए इसमें सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर इसमें वर्ष मतलब दंत मूल। ठीक है, और फिर दांत, फिर होंठ। ये भी सही है, क्योंकि दंत मूल जो है वो दांत से ऊपर आते हैं, इसलिए इसका क्रम भी सही है। देखिए प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला बताया था मैंने, ये पार्श्विक है, क्योंकि इसमें जीभ जाकर ऊपर चिपक जाती है, इससे कि हवा सामने से निकलकर बगल से निकल जाती है, पार्श्व से निकल जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है पार्श्विक। तो जी वाला सही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल से आपका अगला चैप्टर शुरू होगा, संधि। आई होप आपको पढ़ने में बहुत मजा आई होगी, और इसी तरीके से आपको विद ट्रिक के साथ मैं आगे चैप्टर भी करवाऊंगा, पूरी हिंदी करवाऊंगा। आपको गारंटी से पूरी याद हो जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए और शेयर और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।